हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज मेरठ दौरा। 1857 के क्रांतिवीरों को करेंगे नमन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ में आज निकालेंगे विजय रथ यात्रा। परशुराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली। स्मृति उपवन में करेंगे महारैली। जनता से भी करेंगे संवाद। हादसे के बाद भीड़ को लेकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर उठे सवाल। दर्शन का तरीका बदलने पर हो रहा विचार। कल भगदड़ के बाद भी शुरू हुई थी यात्रा। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से 4 लोगों की हुई मौत। अब भी फंसे हैं कई लोग। बचाव कार्य जारी। हरियाणा में लौटा पाबंदियों का दौर। 5 जिलों में बंद हुए स्कूल और कॉलेज। थिएटर पर भी लगे ताले। बिना टीका एंट्री पर लगाया गया बैन। रुक करते हैं अब खबरों का। पीएम मोदी 2 जनवरी को मेरठ जाएंगे और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री का चौथा मेरठ दौरा होगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2014 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम की पहली चुनाव रैली मेरठ में ही की थी। यहाँ से उन्होंने मेरठ, सहारनपुर समेत मुरादाबाद मंडल की 71 विधानसभा सीटों को साधा था। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मेरठ आए थे। उनकी दूसरी रैली भी शताब्दी नगर में हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार मेरठ में आए। यहां मोदीपुरम में सिवाया टोल के पास रैली को संबोधित किया था। अब पीएम मोदी का ये मेरठ का चौथा दौरा होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चुनावी घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर या बड़ौत में रैली कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अखिलेश लखनऊ में विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। परशुराम मंदिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। बता दें कि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 22 ने बाईसाइकिल के नारे के साथ एसपी यूपी में दम भर रही है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में नए साल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बयान में कहा कि शनिवार की भगदड़ तीर्थयात्रियों के 2 समूहों के बीच हुए झगड़े की वजह से हुई थी। बोर्ड ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि महामारी के मद्देनजर 50,000 की क्षमता के मुकाबले केवल 35,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई थी। घटना के करीब 1 घंटे के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दे दी गई और यात्रा बाधित नहीं हुई। शनिवार को करीब 27,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इस बीच घटना की जांच के लिए गठित जांच समिति के सदस्य शनिवार शाम को भवन में घटनास्थल पर गए और घटना का जायजा लिया। नए साल पर हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं। आज एनडीआरएफ और आर्मी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। भिवानी के डाडम इलाका में पहाड़ों के नीचे खनन चल रहा था। पहाड़ खिसकने से 6 गाड़ियां जमीन में धंस गई। जिस तरीके से जेसीबी मशीन चकनाचूर हो गई, उससे इस खतरनाक हादसे की भयावहता समझी जा सकती है। यह हादसा कल सुबह 8:30 बजे के आसपास हुआ था। लोगों के दबे होने की आशंका से अब भी राहत कार्य जारी है। आशंका इस बात की भी है कि पहाड़ों से और भी चट्टानें गिर सकती है, जिससे नया हादसा हो सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि इस हादसे के पीछे घोटाला है। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आई है। बिक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हुए दिखाई दिए। यूथ अकाली दल ने अपने फेसबुक पेज पर बिक्रम सिंह मजीठिया की तस्वीरें शेयर की है। पंजाब पुलिस लगातार बिक्रम सिंह मजीठिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। ऐसे में अकाली दल ने बिक्रम सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें शेयर करके सीधा पंजाब पुलिस को चैलेंज कर दिया। 5 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है।
यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दमदारी से उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी लखनऊ के स्मृति उपवन में रविवार को रोजगार गारंटी रैली का आयोजन करने के साथ ही यूपी में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाली है। बता दें कि पार्टी संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदेश के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इस महारैली में शामिल होंगे। लखनऊ का स्मृति उपवन मैदान की क्षमता काफी है। आपके मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने बताया कि लखनऊ में होने वाली पार्टी की रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। इसको रोजगार गारंटी रैली का नाम दिया गया है। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा आज से एक दिवसीय महाआंदोलन आयोजित कर रही है। इस दौरान ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण समेत कई मांगों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। इधर प्रशासन ने कोरोना का हवाला देते हुए आंदोलन की अनुमति नहीं दी है। सहायक पुलिस आयुक्त ने धर्मेंद्र कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में पर्यटन को बढ़ावा देने में उनका ये फैसला मील का पत्थर साबित होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने की घोषणा की है और अब इस पर प्रशासनिक स्तर पर मंथन तेज हो चुका है। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर के रामगढ़ ताल से भगवान भोले शंकर की नगरी काशी तक ये प्लेन चलाया जाएगा। सी प्लेन उतारने का जो मानक होता है उसे रामगढ़ ताल पूरा करता है। ताल की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मानक के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से प्रदेश को आए दिन नई सौगातें दी जा रही है। इसी कड़ी में अब राजधानी लखनऊ को भी नए साल का खास तोहफा मिलेगा। दरअसल यहां नए फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनने वाले हैं। शहर में 6 नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहीद पथ एयरपोर्ट के पास बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शहीद पथ एयरपोर्ट के पास बन रहे पुल से गोमती नगर अयोध्या रोड की तरफ से आने वाले वाहनों को फायदा पहुंचेगा। इस फ्लाईओवर के माध्यम से यात्री सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की स्कूल बस का किराया फिक्स कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब स्कूल प्रशासन बसों के लिए मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा, क्योंकि अब स्कूल और घर के डिस्टेंस के हिसाब से नया किराया तय किया गया है। इसी के साथ सरकार ने हर साल किराया तय करने का फॉर्मूला दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत क्लास 1 से क्लास 12 तक के स्कूलों के नाम पर रजिस्टर्ड बसें अब एक फिक्स रेट पर ही फीस ले सकेंगी। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का किराया मेंटेनेंस खर्च के हिसाब से तय किया जाएगा। साल 2020 से 21 को आधार बनाते हुए स्कूल बसों का मेंटेनेंस चार्ज 1648 रुपए तय किया गया है। प्रदेश के 13 मंडलों में ज्यादातर स्कूल बसें 42 सीटर है। इसमें 5 सीटें और जोड़ते हुए 47 सीटों की कैपेसिटी मानकर ये मेंटेनेंस चार्ज तय किया गया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम को बंद करने के आदेश दिए हैं। अब राज्य में कार्यालय भी 50% के साथ काम करेंगे। वहीं अभी के लिए 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस समय हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन जिलों में स्कूल, कॉलेज तो बंद किए ही गए हैं। इसके अलावा बाजारों को भी सिर्फ शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। वहीं बार और रेस्टोरेंट भी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ काम कर पाएंगे। गाइडलाइंस के अनुसार स्विमिंग पूल भी अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलेंगे जिन्हें ट्रेनिंग करनी होगी या फिर अगर कोई खिलाड़ी है। आम लोगों के लिए अब ये भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क में भी अब लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताज़ा हालातों के बारे में बताया है। साथ ही कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती करने के भी उन्होंने आदेश दे दिए हैं। जारी दिशा निर्देशों में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि संक्रमण की स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। बीते 24 घंटों में 1,93,549 सैंपलों की जांच में से कुल 383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी बीच 31 लोग ठीक भी हो गए हैं। यूपी में वर्तमान में कोविड के कुल एक्टिव केस 1,211 है, जबकि 16,87,859 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं।
देश भर में अब कोरोना के 1,04,781 एक्टिव मरीज हैं। बेकाबू कोरोना की बात की जाए तो शनिवार को मुंबई में 6,347, दिल्ली में 2,716, कोलकाता में 2,398 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार तबाही मचा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,400 के पार हो चुकी है। सबसे ज्यादा 460 मरीज महाराष्ट्र में है। देश में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को 24 घंटे में 22,775 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 6,347 नए मामले सामने आए हैं। जिस स्पीड से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जाएंगे और कई और बिल्डिंग्स को भी बंद किया जा सकता है। इस समय मुंबई में 22,334 एक्टिव मरीज है। राहत की बात यहाँ पर यह है कि ज्यादातर मरीजों में अभी गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहां पर ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री देखने को मिल रही है और ना ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संभव हो पा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बच्चों की पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। स्टूडेंट आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता के फोन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बच्चे अपने नजदीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। गुजरात सरकार ने 7 जनवरी तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी। गुजरात में ओमिक्रॉन से 19 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी थी, जिसमें से 10 लोगों ने विदेश यात्रा की है, जबकि अन्य 9 ने कोई भी यात्रा नहीं की। इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 97 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में ओमिक्रॉन के 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच गुजरात सरकार ने 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे तक बढ़ा दी थी। नए साल की शुरुआत होते ही कई राज्यों में मौसम का मिजाज ही बदल चुका है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसी बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की चेतावनी दी है। नए साल के पहले हफ्ते में तापमान और ज्यादा गिर सकता है। इसी बीच दक्षिण भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर मध्य भारत के कई हिस्सों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसका असर 3 जनवरी तक जारी रहेगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में पारा गिरेगा। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा रहने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बदलाव हुआ है। इस दौरान दिल्ली का AQI 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 362 रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हालांकि जो एक दिन पहले 321 ही रहा था, वही एनसीआर के शहरों की हवा भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दरअसल यूपी वेस्ट से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में तापमान गिर रहा है। इसके चलते लोकल लेवल पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही धूप निकलने की वजह से प्रदूषकों को छंटने में काफी मदद मिलेगी। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली का AQI 362 रहा। हालांकि एनसीआर के ज्यादातर शहरों में शामिल केवल ग्रेटर नोएडा की आबोहवा तेजी से काफी खराब श्रेणी में रही है। फिलहाल यहाँ का भी AQI खराब कैटेगरी के हायर लेवल पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं एनसीआर में सबसे खराब हालात तो दिल्ली के रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का AQI 362 रहा तो फरीदाबाद का 309, गाजियाबाद का 352, ग्रेटर नोएडा का 281, गुरुग्राम का 340 और नोएडा का AQI 321 रहा। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राम मंदिर निर्माण के साथ देश में धार्मिकता का भी माहौल बढ़ता जा रहा है। अभी तक जहां इस नए साल मनाने के लिए युवा गार्डन में घूमना और विभिन्न प्रकार के पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, तो वहीं अब युवाओं में भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ती जा रही है, जिसका नजारा अयोध्या में देखने को मिला। 1 जनवरी को सुबह से ही दूर दराज से युवा और उनका परिवार भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहा। नए साल 2022 का प्रारंभ हनुमान जी के प्रमुख दिन शनिवार से शुरू हुआ।
इसलिए लाखों श्रद्धालु अपने परिवार के प्रति आस्था लेकर भगवान के दर्शन और भजन में लग गए, जिसको लेकर अयोध्या में लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं सिर्फ खानापूर्ति करते हुए ही नजर आ रही है। अयोध्या के रास्तों पर वाहनों को रोक दिया गया है, लेकिन लाखों की संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। भीड़ देख करके कि भीड़ क्यों है, आज कुछ लोग तो नववर्ष बनाते हैं, जो ये नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष माना जाता है, हिंदी नववर्ष तो हम लोग के बाद में आएगा। साथ ही साल लोग ज़्यादा प्रचार इसी में आते हैं और आसपास के लोग आज तेरस है। भगवान जो हमारे नागेश्वर नाथ जी हैं उनका भी जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो एक तेरस के नाते और एक अंग्रेजी नववर्ष के कारण, और इसमें लोग बहुत आए और बहुत भीड़ हुई सुबह से लेकर के, और दर्शन स्थल तक दर्शन 11 बजे बंद हुआ, उसके बाद और चला 11:30 बजे जा कर के भीड़ ख़त्म हुई। तब उसके बाद में जो लोग रह गए थे आरती हुई, आरती भोग लगने आरती के बाद वो जो प्रसाद है उसको प्रसाद वितरण किया गया। इसमें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे रहे। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर से कच्छ हाईवे पर वाराही के नजदीक सड़क के गड्ढे से बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। बाइक सवार की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि राधनपुर से कच्छ हाईवे सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक और राज्य के सड़क मंत्री सड़क के गड्ढों को लेकर कहते हैं कि 24 घंटे में सड़क की मरम्मत की जाएगी, लेकिन अभी भी सड़क की हालत वैसी की वैसी ही है। वहीं शनिवार को भी इसी हाईवे पर सड़क के गड्ढे से युवती बाइक से गिर पड़ी और युवती की मौत भी हो गई थी, जिसके चलते युवती के पति ने वाराही पुलिस थाने में भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। कनाडा के गवर्नर जनरल की वेबसाइट पर बुधवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकटम अय्यर, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम उन 135 लोगों की सूची में शुमार है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश में बिजली खपत बीते महीने यानी दिसंबर 2021 में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 4.5% बढ़कर 110.34 अरब यूनिट यानी BU पर पहुंच गई। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश भर में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बीच दिसंबर में बिजली का उपभोग स्थिर तरीके से बढ़ा है। हालांकि उन्होंने देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा कि कई राज्यों की तरफ से लॉकडाउन जैसे अंकुश लगाए जाने की वजह से बिजली की इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मांग प्रभावित हो सकती है। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।